नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आ चुके हैं 20 मई, बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिलांग यानी पूर्वोत्तर में की है बड़ी बैठक। देश के पूर्वी भागों में अभियान चलने वाला है, सेना का बड़ा अभियान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनकी पत्नियां हुई हैं बेवा यानी सैनिकों की विधवा पत्नियों ने यासीन मलिक को फांसी देने की उठाई मांग। देश भर में यासीन मलिक को फांसी देने की मांग। 25 तारीख को फैसला होगा। अगर आप भी फांसी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें, हम अगली अपडेट बताएं। एक्सपोर्ट बैन के बाद मिस्र को भेजा गया गेहूं। भारत से गुहार लगा रहे दर्जन भर देश। जी हां, यानी इधर दर्जन भर देश देखते रहे और मिस्र को मोदी सरकार ने गेहूं पहुंचा दिया। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, तिब्बत के लोगों को बदल नहीं पाया है चाइना। मूड भाप लिया है तिब्बतियों का हमने। दलाई लामा का बड़ा ऐलान। ये इस वक्त की दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। तिब्बत खिसकने की तैयारी में है। अभी भी दलाई लामा के इशारे पर लोग हैं तिब्बती। पांचवी बड़ी अपडेट, 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में होंगे प्रधानमंत्री मोदी शामिल। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। एक एक करके बताएंगे। जहां यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बुश ने की इराक पर अमेरिकी हमले की निंदा, तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा, कहा सीमा पार आतंकवाद पर दिखाएं जीरो टॉलरेंस। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां एलन मस्क ने अब राइट विंग हुए एलन मस्क, कहा हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बाइडेन को दिया झटका। अब मुस्लिमों ने उन पे गुस्सा निकाल दिया है। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की हुई है टॉप कमांडरों की बड़ी बैठक शिलांग में। पूर्वोत्तर में बैठक के बाद पूर्वी भागों में बड़े पैमाने पर अभियान संबंधी मुद्दों पर हुई है चर्चा। दरअसल आपको बता दें, वायुसेना, थल सेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने शिलांग में बैठक करके देश के पूर्वी भागों में अभियान संबंधी मुद्दों पर सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के तरीकों की समीक्षा की है। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने गुरुवार को इसकी जानकारी दे दी है। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के पूर्वोत्तर कमांडर इन चीफ का 3 दिवसीय सम्मेलन पूर्वी एयर कमान के मुख्यालय में आयोजित किया गया था, जो गुरुवार को समाप्त हुआ है। दरअसल प्रवक्ता ने बताया है, कमांडरों ने अपने अपने क्षेत्र में अभियानों की विशेषता के संबंध में एक दूसरे को जानकारी दी है और एक दूसरे की ताकत को पहचाना है। सभी कमांडर सेना के तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने पर परस्पर तरीके से सहमत हुए हैं। और उन्होंने बताया है कि कमांडरों ने पिछली बैठक में अभी तक अभियान को और साज सज्जा से जुड़े विभिन्न मसलों से हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां तीनों सेनाओं की, तीनों कमांडरों की पूर्वोत्तर को लेकर बड़ी बैठक अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आईएएफ अफसर रवि खन्ना को मारी थी 27 गोलियां। पत्नी बोली यासीन मलिक के पापों की नहीं मिली सजा, हो फांसी। एक दौर में आतंकवादी रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार दिया। इस पर वायुसेना के अधिकारी रहे रवि खन्ना की पत्नी शालिनी उर्फ निर्मल खन्ना ने खुशी जाहिर की है और अपने पति को न्याय मिलने की उम्मीद जताई। यासीन मलिक पर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की हत्या करने में शामिल में आरोप है। उन्हें आतंकवादियों ने 27 गोली मारकर छलनी कर दिया था। मलिक को दोषी ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्मल खन्ना की पत्नी कहा है कि भगवान ईश्वर उसे फांसी की सजा दे। अलगाववादी नेता के समर्थन में लेकिन अब पाकिस्तान उतर चुका है, यानी भारत में फांसी की मांग उठ रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान उतर गया है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों को समन भेजा है। कहा है कि यासीन मलिक पर लगाए गए आरोप जो है वो मनगढ़ंत और झूठा बताया है। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान कहा कि कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के बुधवार देर रात एक बयान में कहा गया था, कश्मीरी हुर्रियत नेता मलिक फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। वहीं आपको बता दें, अब मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। मलिक को जितनी सजा मिलेगी इस पर अदालत से 25 मई से बहस होगी। भारतीय राजनयिक को पाकिस्तान की गंभीर चिंता से अवगत कराया गया था। स्वदेशी कश्मीरी नेतृत्व की आवाज़ को दबाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें काल्पनिक और प्रेरित मामलों में फंसाने का सहारा लिया था। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान का कहना है, जबकि भारत में फांसी की मांग उठ रही है। अगली अपडेट, एक्सपोर्ट बैन के बाद मिस्र को भेजा गया गेहूं। भारत से गुहार लगा रहे दर्जन भर देश।
दरअसल भारत के गेहूं पर निर्यात पर रोक लगाने के बाद यूरोप में खलबली मच गई है। एक्सपोर्ट बैन के बाद भारत ने मिस्र को 61,500 टन गेहूं भेजा है। वहीं दर्जन भर देशों ने भारत के सामने गेहूं के लिए गुहार लगाई है। मिस्र को कुल जितना गेहूं भेजा जाना था उनमें से 17,000 टन गेहूं को कस्टम ने बैन के बाद मंजूरी दे दी थी। हालांकि बाकी सभी ज़रूरी औपचारिकताएं बैन लगाने से पहले पूरी हो गई हैं। इस खेप को मिस्र ले जाने वाले मेरा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को एक्सपोर्ट बैन के बाद कस्टम की मंजूरी मिली थी। हालांकि गेहूं पहले ही लोड हो चुका था। 17 मई को ये गुजरात के कांडला पोर्ट से चल चुका था। आपको बता दें भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। 17 मई को सरकार ने देश के अंदर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पे रोक लगाने का फैसला किया था। अगर कोई देश खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा है और वो भारत से रिक्वेस्ट करता है तो उसे संकट की तौर पर गेहूं भेजा जा सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं भारत की तरफ से कही गई हैं। अगली अपडेट, तिब्बत के लोगों को बदल नहीं पा रहा चाइना, अमेरिका से अपने संघर्ष पर बोले दलाई लामा। दरअसल आपको बता दें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि तिब्बतियों को बदल पाना चाइना के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है तिब्बती मानसिकता और तिब्बत के लोगों को बदलने में विफल रही है। दलाई लामा ने ये बात तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी अधिकारी उजरा ज़ेया से धर्मशाला में कही है। उन्होंने ये बात तब कही है जब तिब्बत मामलों के अमेरिका की विशेष समन्वयक उजरा ज़ेया ने अपने भारत दौरे पर धर्मशाला पहुंची हैं और वे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात कर रही हैं। इस दौरान दलाई लामा ने अपने संघर्ष के बारे में बताते हुए भारत और अमेरिका की तारीफ भी कर डाली है। आपको बता दें दरअसल अमेरिका विशेष समन्वयक उजरा ज़ेया ने धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात में तिब्बती मानवाधिकारों पर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक के दौरान लोकतांत्रिक शासन के लक्ष्य और मानवीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में होंगे शामिल, भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने गुरुवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में शामिल होंगे और ये क्वाड लीडर्स के बीच चौथा पारस्परिक संवाद होगा। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के परस्पर हित के दूसरे मुद्दे पर विचार साझा करने का अच्छा अवसर होगा। साथ ही कहा गया है कि हम क्वाड को बहुत महत्व देते हैं। हम ये दिखाने के लिए उत्सुक हैं क्वाड एक साथ क्या कर सकता है और इसका क्या अर्थ है। हम समसामयिक मुद्दों और अन्य महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जापान के बिजनेस लीडर के साथ एक बिजनेस समिट में हिस्सा भी लेंगे। इसके अलावा जापान में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। तो दोस्तों पीएम मोदी का क्वाड में बड़ी बैठक होगी। हम चलते हैं और अपडेट, तालिबान सरकार में स्कूल बंद, घर से निकलने पर डर रही महिलाएं। आतंकी गृह मंत्री हक्कानी बोला हम नटखट औरतों को रखते हैं घर पर। दरअसल आपको बता दें तालिबान अफगानिस्तान में लड़कियों को फिर से स्कूल खोलने को तैयार हो गया है, लेकिन उसका कहना है कि हम नटखट, यानी अब तालिबान समझ लेता है कि कौन लड़कियां नटखट हैं कौन लड़कियां नटखट नहीं हैं। ये तालिबान के प्रवक्ता के हास्यास्पद बयान जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे मज़े ले रहे हैं। उनका कहना है कि तालिबान कैसे समझ लेता है कि कौन लड़कियां नटखट हैं और उसने कहा है कि हम ऐसी लड़कियों पर पाबंदी लगाएंगे और बाहर निकलने नहीं देंगे। हम चलते हैं और अपडेट, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बुश ने की इराक पर हमले की निंदा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश यूक्रेन पे रूसी आक्रमण को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जिसके कारण उनका एक वीडियो वायरल हो गया। एक कार्यक्रम में बुश ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की कड़ी निंदा की और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निरंकुश बताते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को तुलना ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से कर दी है। इस दौरान उनकी जबान फिसली और उन्होंने गलती से यूक्रेन की जगह इराक बोल दिया और इस इराक पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बुश ने पुतिन की आलोचना करते हुए कहा है कि इसका नतीजा ये हुआ कि रूस ने नियंत्रण और संतुलन खो दिया है। इराक पर आक्रमण करने में एक व्यक्ति का पूरी तरीके से अनुचित और क्रूर फैसला है, यानी इराक वाला बात बता दिया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा, कहा सीमा पार आतंकवाद पर दिखाएं जीरो टॉलरेंस। दरअसल सीमा पर आतंकवाद को लेकर अब ब्रिक्स देशों की जो बैठक हो रही है, अब इस बैठक में दोस्तों आपको बता दें
बड़ा फैसला विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ले लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन देशों को फटकार भी लगाई है। 8 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, सीमा पर आतंकवाद पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में ऊर्जा की मांग और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े, दुनिया की बेहतरी के लिए इस पर काबू पाया जाना चाहिए। और ने कहा है कि ब्रिक्स ने बार बार संप्रभु, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की पुष्टि की। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स के देशों में दोस्तों, जहां चाइना के भी विदेश मंत्री शामिल थे, रशिया के भी विदेश मंत्री शामिल थे, वहीं पर भारतीय विदेश मंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे को उठा करके चाइना के मुंह पे करारा तमाचा दे मारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाइना आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि हमें आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी और एक साथ मिलकर आतंकवाद के मुद्दे पर हमें लड़ना होगा। लेकिन कुछ देश आज आतंकवाद को पालने और पोसने में लगे हैं। ये चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं और सीधा सीधा अटैक चाइना पे किया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट। एलन मस्क ने डेमोक्रेट को बताई नफरत वाली पार्टी, कहा मैं अब रिपब्लिकन को दूंगा वोट, यानी ट्रम्प को। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक को लेकर चल रही नाराजगी जगजाहिर हो गई। एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट में साफ कहा है कि वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट कर देंगे और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि वो डेमोक्रेटिक का समर्थन नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, अपने लेटेस्ट ट्वीट में मस्क ने डेमोक्रेटिक को नफरत की पार्टी के रूप में लेबल करते हुए कहा है कि वो रिपब्लिकन को वोट देंगे। मस्क ने ट्विटर करते हुए कहा है कि अतीत में मैंने डेमोक्रेटिक को वोट दिया क्योंकि वे ज़्यादातर दयालु पार्टी थी, लेकिन वो विभाजन और नफरत की पार्टी बन गई है, इसलिए मैं अब उनका समर्थन नहीं कर सकता और रिपब्लिकन को वोट दूंगा। इसी के साथ मस्क ने यह भी दावा करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक हमले बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन के कुछ कामों को लेकर मस्क खुले तौर पर उनकी आलोचना कर रहे हैं। मस्क ने बाइडेन प्रशासन, डेमोक्रेटिक्स के अरबपतियों पर टैक्स लगाने और यूनियन निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को आर्थिक टैक्स देने के प्रपोजल की कड़ी आलोचना की है। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, युद्ध अपराध मुकदमे के दौरान रूसी सैनिकों ने कहा मुझे माफ़ कर दो, यानी यूक्रेन से रूस के सैनिकों ने मांगी है माफ़ी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों से माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने एक तरीके से कड़ी आलोचना के रूप में इसे देखा है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम शर्मिंदा हैं। एक तरीके से वो शर्मिंदा हैं कि जिस तरीके से हमला किया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाती हैं कि कैसे एक देश बाकायदा इस चीज़ को लेकर माफ़ी भी मांगता दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर किसी ने किसी तरीके के हमला हुए हैं तो वो माफ़ी मांगना। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए बंगाल के खाड़ी में भारत को टेंशन देने की तैयारी में ड्रैगन। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह बनाकर हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करने के बाद अब चाइना बंगाल खाड़ी में भी ऐसा ही हरकत करने की तैयारी में है। म्यांमार के बंदरगाहों पर चीन अपनी एक्सेस बना रहा है, जिससे वो हिंद महासागर में भारत को घेरने का प्रयास कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के यांगोन पोर्ट में चीन के यूनान प्रांत के लिए कार्गो रन सफलतापूर्वक हो गया है। दरअसल चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए तहत चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही निर्माण करेगा। इसके जरिए अपने यूनान प्रांत के म्यांमार के क्यापोड पोर्ट तक पहुंचना आता है, जो पश्चिमी म्यांमार में आता है। और यही कारण है कि आपको बता दें, चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए बंगाल की खाड़ी में भारत को टेंशन देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से अलर्ट हैं और तैयार हैं, किसी भी हमले के लिए जवाब देंगी। अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, राहत की खबर है। तेल की बढ़ती कीमतों में आ सकती है कमी। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया। भारत में महंगे तेल से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। इंडोनेशिया पाम ऑयल के निर्यात पर लगे बैन को हटाने जा रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इनका आज से ऐलान कर दिया। इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने की खबर से दुनिया भर के तेल बाजारों से राहत की सांस ले ली है। आपको बता दें कि भारत पाम तेल का एक बड़ा खरीदार है। भारत अपनी खपत का अधिकांश हिस्सा इंडोनेशिया से आयात करता है, लेकिन बीते दिनों घरेलू कीमतों से लगातार हो रही वृद्धि को रोकने के लिए इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। स्थिति में सुधार के बाद अब इंडोनेशिया 23 मई से अपने
पाम तेल के निर्यात प्रतिबंध को हटाने जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह गरजे किया बड़ा ऐलान। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहा सर्जिकल स्ट्राइक हमने करके दिखा दी। मोदी सरकार से पहले देश में कोई नहीं थी रक्षा नीति। दरअसल आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले भारत के पास कोई रक्षा नीति नहीं थी, लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले में दिखाया है कि अब ये क्या होगी। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा है कि नई शिक्षा नीति ऐसी शिक्षा नीति रही है जिसका किसी ने विरोध नहीं किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा है कि भारत एक भू सांस्कृतिक देश है और अब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम भारत के विचार को नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग भारत को समस्याओं का देश कहते हैं, लेकिन हमारे पास समाधान खोजने की अपार क्षमता मौजूद है और हम समाधान करने में समय नहीं लगाते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर बीजेपी का थामा दामन। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से करीब एक हफ्ते पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल हिंदू भाईचारे के बल्कि सिख भाईचारों का भी अपमान किया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद जाखड़ ने कहा है कि पिछले 50 साल में मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने कांग्रेस पार्टी को सौंप सेवा की है। उन्होंने कहा है कि आज मैं पंजाब में राष्ट्रवाद, एकता और भाईचारे के मुद्दों पर कांग्रेस का 50 साल पुराना नाता तोड़ रहा हूं। उन्होंने आगे कहा है कि मैं पंजाब के भाईचारे के लिए लड़ रहा हूं, जो काम AK-47 की गोलियां नहीं कर सकी, उन्होंने कांग्रेस ने अपनी जुबान से कर दिया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को सुनाई 1 साल की सज़ा। कांग्रेस नेता ने कहा हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के 1 साल की सज़ा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के रोडरेज मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इसके साथ ही अदालत ने सिद्धू को समीक्षा आवेदन की अनुमति भी दी है। आपको बता दें कि 1988 में सिद्धू के हमले में से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नवजोत सिद्धू पटियाला स्थित अपने घर से चंडीगढ़ के लिए निकल गए। ऐसा माना जा रहा है कि सिद्धू इस फैसले को लेकर अपने वकील से मिलने गए। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां पर आपको बता दें जल्द ही लखनऊ हो सकता है लक्ष्मणपुरी। संकेत नहीं, बहुत कुछ मिल गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में शहरों और सड़कों के नाम बदलने को लेकर सिलसिला पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के समय से ही जारी रहा है। आपको बता दें ये सिलसिला तेजी के साथ बढ़ रहा है और ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि अब तेजी के साथ बढ़ रहे इस सिलसिले में लखनऊ भी आ गया है। लखनऊ भी इसकी रडार में आ गया है। लखनऊ के भी नाम बदलने वाले हैं। लखनऊ लक्ष्मणपुरी होने वाला है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो संकेत दिए हैं उससे औरंगजेबों की औलादों को कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा झटका लगा है और हम कह सकते हैं कि ये झटका उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा भारी पड़ गया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में दलितों के घरों पर दलितों की बारात में की गई पत्थरबाजी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चलवाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर में दलित की बारात पर पत्थर फेंकने वाले आरोपियों के घर पर प्रशासन ने एक्शन लेते उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया है कि राजगढ़ जिले के जीरापुर वार्ड क्रमांक 4 में नगर परिषद प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। एसपी ने बताया कि इस कार्रवाई में 21 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है। उनमें से 18 के मकानों पर बुलडोजर चला है। इनमें से सभी वही आरोपी हैं जिन्होंने दलित की बारात पर पथराव किया था। अब इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे दलित परिवार की बेटी की घर बारात सुसनेर से जीरापुर माताजी मोहल्ले में आई थी और तब बारात मस्जिद के सामने से निकल रही थी। कुछ लड़कों ने मस्जिद के सामने बैंड बंद करने को कहा। इस पर बैंड वाले ने मस्जिद के सामने बैंड बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पत्थरबाजी की गई। तो दलितों की बारात पर पत्थरबाजी करना इनको भारी पड़ गया। अगली अपडेट लेते हैं। सीएम योगी का बड़ा आदेश, स्कूल में लगाए जाएं धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर।
दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है, संवाद के माध्यम से ही हमने अनावश्यक रूपों से लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाने में सफलता पाई है। लाउडस्पीकर की आवाज़ संबंधित परिसर के भीतर ही रहेगी। सौहार्द के साथ हमने ये करके उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है और ये स्थिति आगे भी बनी रहेगी। और यही नहीं, अभी अनावश्यक लाउडस्पीकर लगाए जाने, तेज आवाज़ से बजने की शिकायत प्राप्त हुई तो संबंधित सर्किल के पुलिस अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर व अन्य अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। संवाद के माध्यम से विभिन्न जनपदों में जो लाउडस्पीकर लोगों ने हटाए हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार निकटस्थ स्कूलों को उपलब्ध कराने में सहयोग करें और ताकि वो पूरी तरीके से स्कूलों को जाए और वहाँ पे हनुमान चालीसा हो सके, आरती हो सके और एक तरीके से प्रेयर होता है जिसे आप लोग प्रेयर कहते हैं, प्रार्थना हो सके। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। पीएम मोदी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी तो यहाँ खुदा फिर वहाँ खुदा, न जाने